डेट है आज 31 मार्च 2021। आज हम 30 और 31 मार्च दोनों के करंट अफेयर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पर बेस्ड होंगे। आज के टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं ये देखेंगे। दो न्यू स्पीसीज मिली हैं सीवीड की, हिप्नी इंडिका और हिप्नी बुलाटा, इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ईरान और चाइना ने अभी 25 ईयर के लिए स्ट्रेटजिक पैक्ट साइन किया है, इसे देखेंगे ये क्या है। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस न्यूज़ में इसे देखेंगे। इंडिया ने डिलीवर की हैं, मतलब भेजी हैं कोविड-19 वैक्सीन, किसको? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के लिए, तो इस न्यूज़ को डिटेल से कवर करेंगे। एक रिजोल्यूशन है 46/L1, इंडिया ने इस पर साइन नहीं किए हैं, वोटिंग नहीं की है, एब्सटेन किया है। तो ये रिजोल्यूशन क्या है, किससे रिलेटेड है, इसे कई बार हम पढ़ भी चुके हैं अपने करंट अफेयर में। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेट किया गया है, मतलब आरंभ किया गया है, इसे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। अभी प्राइम मिनिस्टर गए जी बांग्लादेश में, जैसा आपको पता होगा, न्यूज़ में देखा होगा। तो 5 MOU साइन किए इंडिया बांग्लादेश ने। MOU का मतलब है जी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एग्रीमेंट कह सकते हो आप, समझौते। किस किस फील्ड में? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, मतलब एक दूसरी कंट्री में अगर डिजास्टर आएगा, दोनों एक दूसरी कंट्री की सहायता करेंगे। ट्रेड को बढ़ावा देंगे जी, व्यापार। NCC, ICT और स्पोर्ट्स फैसिलिटी को सेटिंग अप करेंगे, मतलब एक दूसरी कंट्री में स्पोर्ट्स जो भी फैसिलिटी हैं उनको प्रमोट करेंगे जी, और उनकी वहाँ पे एक दूसरी कंट्री में जैसे स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम वगैरह हो गए, तो ये स्थापना करेंगे, एक दूसरी कंट्री सेटिंग अप करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। ICT का मतलब है जी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को प्रमोट करेंगी। अभी क्या है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है बांग्लादेश में जिसका नाम है रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बिजली बनाता है। इससे क्या है, फाउंडेशन स्टोन रखी गई। फाउंडेशन स्टोन का मतलब है जी नींव की ईंट रखना, मतलब स्टार्ट करना। क्या स्टार्ट किया गया, यहाँ से इस पावर प्लांट से बिजली इवैक्यूएट की जा सके। पावर इवैक्यूएशन का मतलब है कि बिजली यहाँ से ट्रांसफ़र की जा सके दूसरे प्लेस में। तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया, ताकि बिजली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, पोल और पावर लाइन, तो ये स्टार्ट की गई ताकि यहाँ से बिजली ट्रांसफ़र की जाए। बांग्लादेश ने और इंडिया ने मिलके जी बापू और बंगा, ये बंगा बंधु डिजिटल एग्जीबिशन किया। ये बापू आप जानते हो जी, हमारे राष्ट्रपिता इंडिया के, महात्मा गांधी जी। और ये बंगा बंधु बोलते हैं जी वहाँ के मतलब राष्ट्रपिता, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगा बंधु बोलते हैं उन्हें। तो इनके रिगार्डिंग दोनों प्राइम मिनिस्टर ने डिजिटल एग्जीबिशन किया। एग्जीबिशन का मतलब है जी प्रदर्शनी, डिजिटली इंटरनेट के जरिए ये इनोग्रेट किया। ये क्या है, बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट में होगी जी डिजिटल एग्जीबिशन इसकी, इंक्लूडिंग UN में, यूनाइटेड नेशन में भी। दोनों लीडर्स ने जी, इंडिया और पाकिस्तान के ने, सॉरी इंडिया और बांग्लादेश के ने क्या किया कि 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी पाकिस्तान से, तो 1971 का लिबरेशन वार है जो, उसमें जितने भी इंडियन आर्म फोर्स शहीद हुए, तो उनके लिए जी एक मेमोरियल बनाया गया। कहाँ पे? ये असूगंज के नाम से जी मेमोरियल बनाया गया, जो भी मार्टिर्स थे जी, शहीद थे इसमें। नेक्स्ट क्या किया गया, नेक्स्ट जी 109 एम्बुलेंस दान में दे दी इंडिया ने, बांग्लादेश को गिफ्ट की हैं। और 1.2 मिलियन डोजेज भी दिए हैं जी कोविड वैक्सीन की, जो कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन, वो बांग्लादेश को भी 1.2 मिलियन डोजेज दिए हैं, मतलब 12 लाख के लगभग। 3 बॉर्डर हाट्स बनाए जाएंगे जी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। बॉर्डर हाट का मतलब है जी कि यहाँ पे जो लोकल ट्राइब रहती हैं वो अपना जो सामान वगैरह है उनका वो खरीद बेच सकें, इसलिए बॉर्डर हाट होते हैं जी, ताकि बॉर्डर एरियाज में कोऑपरेशन इंक्रीज किया जा सके। और भी अनाउंसमेंट किए गए हैं, एक मिताली एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी बांग्लादेश से इंडिया में, बांग्लादेश में ढाका से लेके जलपाईगुड़ी तक चलेगी ये मिताली एक्सप्रेस। तो ये बस आपको याद रखना है, मिताली एक्सप्रेस कहाँ पे, क्या नहीं है, किससे रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछ सकता है। दूसरा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइटेड किया 50 यंग एंटरप्रेन्योर्स को, बांग्लादेश से जी 50 ऐसे उद्योगपतियों को इनवाइट किया, ताकि वो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को कनेक्ट कर सकें। मतलब कि इंडिया और बांग्लादेश आपस में, जो बांग्लादेश के 50 एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जो उद्योगपति हैं,
एंटरप्रेन्योर्स, उनको मौका दिया है ताकि वो इंडिया में आके स्टार्टअप चला सके। स्टार्टअप का मतलब है जी कंपनी कोई स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टार्टअप। एक सुबर्णो जयंती स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई, ये 1000 बांग्लादेश के स्टूडेंट के लिए जी, वो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे वो स्टडी कर सकेंगे इंडिया में। और एक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोऑपरेशन इंक्रीज करने के लिए बंगा बंधु चेयर एस्टेब्लिश की गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश की जाएगी ताकि जो बांग्लादेश के जो स्टूडेंट आते हैं ना जी, उनको फैसिलिट करने के लिए, बांग्लादेश स्टडीज़ को फैसिलिट करने के लिए ये बनाई गई है बंगा बंधु चेयर। मतलब एक ऑफिस होगा जी बंगा बंधु चेयर के नाम से। नेक्स्ट क्या किया गया, दोनों कंट्रीज़ ने एग्रीड किया कि वो सिविल, न्यूक्लियर और स्पेस सेक्टर में कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। ये और हैं जी, फॉलोइंग प्लेसेस आर विजिटेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये कुछ प्लेस हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किए बांग्लादेश में। ये न्यूज़ में रहे तो मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। जैसे जी बर्थ प्लेस था एक बंगा बंधु शेख मुजीबर रहमान का, कहाँ पे, तुंगीपारा में। तो तुंगीपारा याद रखना है कहाँ पे, बांग्लादेश में। एक ये जसोरेश्वरी टेम्पल है सतखीरा में, ये भी बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है हरि मंदिर इन ओराकांडी, और यहाँ पे क्या है जी, माथुआ कम्युनिटी के पीपल हैं जो बांग्लादेश और इंडिया दोनों में रहते हैं बॉर्डर पे। इनको एड्रेस किया, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने संबोधन किया, भाषण दिया इन कम्युनिटी को। तो इतना ही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हिप्नी इंडिका, हिप्नी बुलाटा। ये 2 न्यू स्पीसीज मिली हैं सीवीड की। सीवीड क्या होता है, ये देखो जी, ये है सीवीड, ये आपका हिप्नी इंडिका और ये हिप्नी बुलाटा। ये ग्रास की तरह होती है, घास में, समुद्र में होती हैं सीवीड। सीवीड, वीड का मतलब होता है अगर वीड खरपतवार, और सी मिले समुद्र में, एक ग्रास की तरह होती हैं जैसा आप देख रहे हो। ये बहुत सारे इसके यूजेज होते हैं, जैसे मेडिसिन बनाने के लिए भी होते हैं, दूसरा खाने के लिए भी, फूड की तरह भी यूज हो सकता है जिसका। और दूसरा इससे क्या है, ये यहाँ पे CO2 वगैरह को एब्जॉर्व करती हैं ओशंस में। बहुत सारी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स, उनको भी एब्जॉर्व कर लेती हैं, सोख लेती हैं। जैसे आयरन आ गया, आयरन को सोख लेती हैं। इस तरह से ये ओशन के इकोसिस्टम को बनाए रखने में सहायता करती हैं सीवीड। अभी न्यू स्पीसीज डिस्कवर की गई हैं, किसने, कुछ बायोलॉजिस्ट थे जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, भटिंडा से, उन्होंने ये डिस्कवर किया है, खोज की है इनकी। हिप्नी इंडिका नाम है जो इंडिया के नाम पे है जी इसका, इंडिका, हिप्नी इंडिका। और हिप्नी बुलाटा का नाम बुलाटा इसलिए जी क्योंकि इसकी बॉडी पे बुलेट की तरह के, मतलब जैसी गोली होती है ना बुलेट, उसकी तरह के इसके मार्क हैं जी इसकी बॉडी पे। बॉडी का मतलब यही जो होगी जी, इसकी बॉडी पे दिखाई दे रहा है ना छोटे छोटे बुलेट के से, यही इसकी वजह से हिप्नी बुलाटा है इसका नाम। ये जीनस हिप्नी से बिलोंग करते हैं जी। जीनस हिप्नी का मतलब है इनकी प्रजाति। जैसे लोग या कोई डॉग डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के होते हैं ना, कोई देसी, विलायती, कोई कैसा डॉग होता है, तो ऐसे इनकी ब्रीड होती हैं इनकी भी। जैसे बफेलो वगैरह की भी ब्रीड होती हैं, ऐसे इनकी ब्रीड है जीनस हिप्नी से, या फिर रेड सीवीड भी बोलते हैं इन्हें। हिप्नी इंडिका कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी में, और गुजरात में सोमनाथपटन और शिवराजपुर, यहाँ इस प्लेस में ये डिस्कवर किया गया है। और हिप्नी बुलाटा की बात करें तो ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, कन्याकुमारी में, और दीव आइलैंड ऑफ दामन एंड दीव, यहाँ पे ये हिप्नी बुलाटा डिस्कवर किया गया है, खोज की गई है इसकी। ये इंटरटाइडल रीजन में ग्रो होते हैं जी, मतलब वहीं पे उगते हैं। इंटरटाइडल रीजन क्या होता है, इंटरटाइडल का रीजन का मतलब है जी, मान लो ये कोस्ट लाइन है इंडिया की और ये यहाँ पे ओशियन है। जब मान लो समुद्र का पानी, टाइड क्या होता है, पहले टाइड तो पता है ना आपको, टाइड मतलब ज्वार भाटा बोलते हैं हिंदी में। टाइड का मतलब है राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, मतलब जो समुद्र का पानी है उसका उतार और चढ़ाव ही, उसे ज्वार भाटा बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। राइज एंड फॉल ऑफ सी, मतलब सी वाटर। जैसे समुद्र का पानी है, एक बार बढ़ा, ये कोस्टल एरिया तक आ गया और फिर घट गया, इसका लेवल है जो सी लेवल। जैसे एक बार, जैसे यहाँ से सी लेवल पानी यहाँ था जी, यहाँ से बढ़ गया, यहाँ तक आ गया, ये राइज हो गया। फिर मान लो फॉल कर गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया, यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो फॉल, जो लो लेवल है, सी लेवल का लो लेवल है, निचला सतर है, और ऊंचाई तक, जितनी ऊंचाई तक ये पानी चढ़ा है, इस दोनों हाई और लो के बीच में जो रीजन है इसे बोलते हैं इंटरटाइडल रीजन, इंटरटाइडल जोन या इंटरटाइडल रीजन। तो इन्हीं प्लेस में ये होती हैं सीवीड, समझ गए, जो ये दोनों मिली हैं, हिप्नी इंडिका और हिप्नी बुलाटा, इसी में होती हैं ये जीनस। जो ये हिप्नी है जी,
इसमें कैलकरस, ये कैलकारियस और इरेक्ट ब्रांच रेड सीवीड वगैरह इसमें मिलती हैं। कंसिस्ट का मतलब है इसमें पाई जाती हैं जीनस हिप्ने में। तो इसमें यही था, किस किस लिए यूज होता है इसका, ये भी हमने देख लिया, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना, चाइना और ईरान ने साइन किया है 25 ईयर स्ट्रेटजिक पैक्ट। इन्होंने दोनों ने एक एग्रीमेंट किया है जी स्ट्रेटजिक पैक्ट नाम से। ईरान की लोकेशन आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान के साइड में यहाँ कहीं इंडिया होगा, ये अफगानिस्तान और साइड में ईरान। इसकी कैपिटल तेहरान, और इसके दोनों साइड ये देखो, इसके नॉर्थ साइड में कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर, और पर्शियन गल्फ इसके सदर्न साइड में है। तो ये इसकी लोकेशन याद रखनी है। अभी रिसेंटली साइन किया है इसलिए न्यूज़ में है ये, कि ये इंक्लूड करेगा पॉलिटिकल, स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक कंपोनेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच में चाइना और ईरान के बीच में। ये डॉक्यूमेंट क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन को मतलब डीप करेगा, अच्छे रिलेशन बनाएगा। ये एक तरह से रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है जी, रेसिप्रोकल का मतलब होता है आदान प्रदान। जैसे कोई कंट्री, मान लो आप किसी को एक चॉकलेट दो, आपको बदले में भी वो भी चॉकलेट दे, तो ये हो गया जी आदान प्रदान, रेसिप्रोकल। तो दोनों कंट्री एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। कौन कौन सी फील्ड में, ट्रांसपोर्ट में, पोर्ट्स में, एनर्जी में, इंडस्ट्री सर्विसेज में, ये एक दूसरी कंट्री में प्रमोट करेंगे। ये एग्रीमेंट आया थी तब ईरान पे सैंक्शन लगा रखे हैं। सैंक्शन का मतलब है प्रतिबंध। किसने लगा रखे हैं, यूएसए ने लगा रखे हैं, अमेरिका ने ईरान पे। सैंक्शन का मतलब है जी वो ट्रेड नहीं करेगा यूएसए, और जो भी यूएसए के अलाई कंट्रीज़ हैं, अलाई कंट्रीज़ का मतलब जो भी इसके मित्र देश हैं यूएसए के, जो इससे व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो भी, उनसे भी ये इनकार कर देता है कि ईरान से आप कोई भी ट्रेड नहीं करोगे, डील नहीं करोगे, व्यापार नहीं करोगे। और अगर करोगे तो मान लो जैसे इंडिया यूएसए से करता है जी ट्रेड, और यूएसए भी ईरान से करता है ट्रेड, इंडिया भी करता है। तो यूएसए क्या करेगा, आप तो सैंक्शन लगा ही देगा कि ईरान से कोई डील नहीं करनी है, इंडिया से भी वो लगेगा आपको भी नहीं करनी है, वरना हम आपसे कोई डील नहीं करेंगे, आपसे भी कोई व्यापार नहीं करेंगे। तो फिर इंडिया भी इससे डील नहीं करता है जी, कुछ हद तक, समझ गए हो। तो ये होता जी सैंक्शन। तो सैंक्शन अभी ईरान पे लगाया, तो चाइना और यूएसए का तो आपको पता है रिलेशन वैसे ही ख़राब रहते हैं, तो चाइना और ईरान ने अभी ये डील की है। वैसे भी ईरान है जो चाइना का, मतलब ईरान क्या है, ईरान का चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब सबसे ज़्यादा व्यापार अगर ईरान से कोई करता है तो वो चाइना है। चाइना और रसिया ने भी अभी कहा है कि यूएस जो सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान पे, प्रतिबंध लगा रखे हैं, उनको हटाए। क्योंकि ये किस लिए लगाए थे, क्योंकि यूएस से जो जेसीपोआ डील है उससे रिटर्न कर गया था, विद्रॉ कर लिया था अपने आप को। जेसीपोआ जी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये स्टेटमेंट एक बार यही दे के पूछ ली थी, जेसीपोआ किससे बिलोंग करता है यूपीएससी ने, जब ये डील हुई थी। ये 2015 में लगभग डील हुई थी जी, ईरान डील भी बोलते हैं इसे, ईरान डील के नाम से, या जेसीपोआ। जेसीपोआ का मतलब है, और ईरान डील का मतलब है कि न्यूक्लियर डील हुई थी ये P5+1 कंट्रीज़ के बीच में, और किसके बीच में, ईरान के बीच में। P5 कौन सी कंट्री है जी, ये P5 है जी जो यूनाइटेड नेशन की परमानेंट कंट्रीज़ है ना, परमानेंट देश हैं जो, वो हैं जी ये P5। कौन कौन से हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये 5। और +1 में कौन है जी, ये है जर्मनी। तो इनकी डील हुई थी ईरान के साथ। डील ये हुई थी, ईरान से कहा था भाई साहब आप यूरेनियम जो इनरिचमेंट कर रहे हो ना, यूरेनियम एक क्या होती है जी, मेटल होती है, मेटल, यूरेनियम मेटल होती है एक। तो इसमें क्या है, मतलब धातु होती है, इससे क्या है, बॉम्ब बनाया जा सकता है, बॉम्ब। अगर 20% से ज़्यादा यूरेनियम को इनरिचमेंट करेंगे तो इससे बॉम्ब बन सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब। और बम आप जानते हो जी कितना खतरनाक, डेंजरस होता है। तो यही ईरान से बोला था आप यूरेनियम को 20% से ज़्यादा इनरिचमेंट नहीं करोगे। इनरिचमेंट का मतलब होता है जी, यूरेनियम का इनरिचमेंट कैसे करते हैं, इसे क्या करते हैं, एक लैब होती है, लेबोरेटरी, उसमें एक बोतल टाइप होती है जी ऐसे, उसमें यूरेनियम को रखते हैं और इसे जी स्पिन करते हैं। स्पिन का मतलब है कि इसे रोटेट करते हैं, घुमाते हैं यूरेनियम को। और अगर इसे 20% से ज़्यादा इनरिचमेंट कर लिया तो क्या, इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकते हैं। लेकिन इसे ईरान को बोला कि आप भाई साहब 20% से नीचे करोगे, लगभग 5% तक ही इनरिचमेंट करोगे, कि इतने इनरिचमेंट करने से क्या है, सिर्फ बिजली बनाई जा सकती है, पावर, कि आप सिर्फ पावर बनाओ, न्यूक्लियर बम नहीं बनाओगे। तो ईरान ने भी मान लिया, ये डील हुई। लेकिन बाद में यूएस से इससे विद्रॉल कर गया। यूएसए ने आरोप लगाए, आरोप क्या लगाए, ये लगाए कि ईरान क्या है, इस डील को मान नहीं रहा है और यूरेनियम को इनरिचमेंट कर रहा है 20% से ज़्यादा, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। तो ये सारा था जी फंडा इसका सैंक्शन लगाने का। इन दिस कंटेंट्स दे प्रपोज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग। ईरान और चाइना की बात हो रही है जी, जो डील चल रही है अभी, अब वापस न्यूज़ पे आ गए हम अपनी।
ईरान और चाइना ने दोनों ने रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग एस्टेब्लिशमेंट करने का फैसला लिया है, जो क्या करेगा, दोनों के बीच में कंसेंसस बनाएगा, सहमति, जिससे क्या है सिक्योरिटी कंसर्न जो दोनों कंट्रीज़ की हैं वो रिजॉल्व की जा सकेंगी, वहाँ पे जो सुरक्षा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ईरान और चाइना में। तो यही था जी, इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। इसकी एक मीटिंग हुई जी, ये एक प्रोसेस है जी, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। इसकी 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग हुई है इसकी, कहाँ पे हुई जी, इसकी तजाकिस्तान में हुई है, तजाकिस्तान में। ये अफगानिस्तान के लिए होती है जी ये मीटिंग। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस है अफगानिस्तान में, ताकि अफगानिस्तान में पीस लाई जा सके, शांति और सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे तालिबान और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में सिविल वॉर टाइप सिचुएशन रहती है, मतलब दोनों के बीच में युद्ध चलता रहता है कि वो चाहता है पावर में वो रहे तालिबान, और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है जी अशरफ गानी, वो चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट रहे। तो ये इनके बीच में क्या है, पीस एस्टेब्लिश कराई जा सके, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है जो अभी 9th हुई है, जिसने इंडिया भी अटेंड करेगा जी, इंडिया। अब ये तजाकिस्तान में होगी। तजाकिस्तान कहाँ है, ये लोकेशन देख सकते हो आप, ये जी एशिया का मैप, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा ना, ये अपना हिंदुस्तान, यहाँ पे ये है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और ये है जी तजाकिस्तान जो चाइना से बॉर्डर लगाता है तजाकिस्तान। और इसकी कैपिटल है दुशानबे, ये दुशानबे दिखाई दे रही है आपको, ये इसकी कैपिटल है जी दुशानबे, यहाँ पे ये। अब आते हैं अपने न्यूज़ पे, इसमें क्या क्या किया गया। ये हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस है, ये अफगानिस्तान और टर्की का इनिशिएटिव है, मतलब जब ये स्टार्ट किया गया था ये प्रोसेस, अफगानिस्तान और टर्की ने स्टार्ट किया था, इसे तुर्की भी बोलते हैं हिंदी में, तुर्की और अफगानिस्तान ने ये स्टार्ट किया गया था इसलिए ताकि अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश किया जा सके। और जब स्टार्ट किया था, तुर्की के शहर है जी इस्तांबुल, वहाँ पे स्टार्ट किया था 2011 में, और जब से अब तक इसकी 9th मीटिंग हो चुकी है जी, अब 9th होने वाली है, मतलब 8th हो चुकी है। अफगानिस्तान क्या है जी, इसे सपोर्ट करती हैं, कौन कौन कंट्री करती हैं, 14 पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं जो इसमें भाग लेती हैं, हिस्सा लेती हैं। हार्ट ऑफ एशिया रीजन में ही है ये, हार्ट ऑफ एशिया रीजन इसी को बोला जाता है जी, जो आपका अफगानिस्तान के अराउंड ये रीजन है, हार्ट ऑफ एशिया, मतलब एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका दिल। अगर इस पर मतलब सिक्योरिटी रहेगी तो ऐसा माना जाता है कि पूरे कंट्रीज़ में यहाँ पे आसपास सिक्योरिटी रहेगी। या फिर जो एक थ्योरी दी थी, जी एक जोग्राफर ने, उसने कहा था अगर जो इस रीजन पे क्या करेगा, रूल करेगा, वो पूरे एशिया पे रूल करेगा, और जो एशिया पे रूल करेगा वो पूरे यूरोप और अदर कॉन्टिनेंट पे रूल करेगा, और जो अदर कॉन्टिनेंट पे रूल करेगा वो सारे वर्ल्ड पे रूल करेगा। ऐसी कुछ थ्योरी दी थी, इसलिए इसे हार्ट ऑफ एशिया बोलते हैं, अफगानिस्तान और इसका अराउंड रीजन को, समझ गए। तो ये 12 रीजनल कंट्री है जी, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, जिसके जरिए रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कोऑपरेशन इंक्रीज करने के लिए अफगानिस्तान में, और ताकि डायलॉग के थ्रू और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के थ्रू यहाँ पे सिक्योरिटी और पीस एस्टेब्लिश की जा सके। यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करते हैं जी अफगानिस्तान से, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के, अफगानिस्तान की जो विदेश मंत्रालय है उसमें एक ऑफिस है जी, डायरेक्टर जनरल फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें लगभग 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इस एशिया रीजन से ही, जो हार्ट ऑफ एशिया रीजन है। ये बिगेस्ट रीजन है जी, वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, जिसमें क्या है, जो 27% लैंड एरिया कवर करता है अर्थ का। जो ये हार्ट ऑफ एशिया रीजन है लगभग 27% एरिया कवर करता है। एज द लीड कंट्री ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अंडर हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, इंडिया हैज़ मेड, इंडिया ने क्या जी, इसमें ट्रेड वगैरह, कॉमर्स वगैरह को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अफगानिस्तान से रिलेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं। आपको पता है जैसा कि अफगानिस्तान में रोड वगैरह डेवलप कर रहा है इंडिया, और यहाँ से ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए कि अफगानिस्तान से मान लो होके गुजरना पड़ता है। अगर और कंट्री जो एशिया की कंट्री है, मिडल ईस्ट की कंट्री है, या फिर आपकी सेंट्रल एशियन कंट्री है, उनके साथ डील करनी है तो इंडिया अफगानिस्तान से होके जाना पड़ता है। तो इंडिया ने क्या है, ट्रेड वगैरह को सपोर्ट करता है अफगानिस्तान में। और क्या है जी, यहाँ पे एक डेडिकेटेड एयर फ्रेट कॉरिडोर बिटवीन इंडिया और अफगानिस्तान एंड चाबार पोर्ट के जरिए भी रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि चाबार पोर्ट डेवलप किया जा रहा है ईरान में जी चाबार पोर्ट। इसके जरिए क्या है, वो अफगानिस्तान तक पहुँच सकता है सी के जरिए, सी से
जाएगा जी ईरान के चाबार पोर्ट पर, चाबार पोर्ट से ईरान के जरिए अफगानिस्तान में जा सकता है और अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड एस्टेब्लिश हो सकती है। दूसरा नेक्स्ट क्या जी, एक यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने विजिट किया है दुशानबे, ये चोटुट हाईवे प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पे है? ये तजाकिस्तान में जी, तजाकिस्तान में। इसे कौन डेवलप कर रहा है? इसे डेवलप कर रहा है हमारी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है, रक्षा मंत्रालय के अंदर। तो इंडिया ग्रांट कर रहा है जी इसे, मतलब अनुदान दे रहा है इसको डेवलप करने में। ये हाईवे प्रोजेक्ट है, रोड बनाया जा रहा है दुशानबे चोटुट हाईवे प्रोजेक्ट, और ये 8 लेन हाईवे होगा जी। 8 लेन हाईवे का मतलब है 8, 4 इधर 4 इधर, हाईवे के दोनों लाइन होंगी जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, इंडिया ने अभी कोविड-19 वैक्सीन डिलीवर की है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को, इसलिए ये न्यूज़ में है। अभी इम्पोर्टेंट ये जी, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स क्या है, इसके लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई बार। ये देखो जी, ये है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, मतलब उसके सोल्जर हैं यूनाइटेड नेशन के। ये खुद के नहीं होते जी, ये क्या करते हैं, जब जो भी इसके पार्टिसिपेटिंग मेंबर है, मतलब जो इसके सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशन के, वो अपनी कंट्री से वॉलंटरी अपनी मर्जी से भेजते हैं जी सैनिक सोल्जर, और फिर वो यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते हैं। ये हैं जी, और इनका जो हेलमेट है ना, हेलमेट ये दिखाई दे रहा है ना, हेलमेट टोपी है जो इनकी, ये लाइट ब्लू कलर की है, इसलिए इन्हें ब्लू हेलमेट भी बोलते हैं, ब्लू बैरेट, बैरेट बोलते हैं जी। बैरेट का मतलब है हेलमेट ही, BERET। देखेंगे अभी हम, देखो इसमें लिखा है ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जी, एंड पॉलिटिकल और पीस बिल्डिंग सपोर्ट देती है कंट्रीज़ को, जो इसकी कंट्रीज़ हैं। ये इसका प्रिंसिपल है जी, कंसेंट ऑफ पार्टीज़ के साथ मिलके काम करना, जो भी इसके मेंबर हैं उसके साथ इम्पार्शियलिटी के साथ काम करना, कोई पक्षपात ना करे, एक दूसरी कंट्री के साथ बायसनेस ना हो। और ये फोर्स इसलिए यूज़ नहीं होती ताकि कंट्री को वार के लिए नहीं होती, बल्कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए फोर्स होती है, जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है। मतलब अपने आप को बचाने के लिए, या फिर कोई मैंडेट, कोई रिजोल्यूशन पास कर दिया यूएन ने, तो दूसरी कंट्री को डिफेंस के लिए, बचाने के लिए ये यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है इसलिए यूज होती है। याद रख लेना, वॉर के लिए यूज़ नहीं होती है, बल्कि डिफेंस के लिए, रक्षा करने के लिए यूज होती है ये फोर्स। अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, देयर आर करंटली 12 यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन डिप्लॉयड। अभी 12 ऐसी यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहे हैं जी, जो डिप्लॉय किए हुए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। ये जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, इसे नोबल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है जी, और इसे ब्लू हेलमेट और ब्लू बैरेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो हेलमेट होता है लाइट ब्लू कलर का होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन 46/L1। अभी इंडिया ने एब्सटेन किया है, एब्सटेन का मतलब है जी इंडिया ने वोटिंग नहीं की, बचा रहा है इस पर, ना तो येस में वोट की ना नो में, तो वोटिंग नहीं की इस पर। ये यूनाइटेड नेशन का एक रिजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये इसके बारे में हमने डिटेल में कई बार पढ़ा हुआ है, 2 से 3 बार अपने करंट अफेयर के टॉपिक में ही। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को 2006 में एस्टेब्लिश किया गया। इससे पहले हुआ करता था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। ये अच्छी तरह से अपने काम ड्यूटी वगैरह नहीं कर रहा था, इसकी वजह से ये काउंसिल बना दी गई जी, इसको रिप्लेस कर दिया, यूनाइटेड नेशन कमीशन को रिप्लेस करके ये काउंसिल बना दी। तो ये इसने अभी एक रिजोल्यूशन लेके आया है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका में ह्यूमन राइट वॉयलेशन जो हुआ था, कब तक, 2009 तक, 1983 से 2009 तक, 2009 तक। इसमें ये क्या चला था इस दौरान, देखो जी श्रीलंका में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी लिट्टे नाम से, LTTE। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, इसका फुल फॉर्म है जी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ये क्या है, तमिल प्रजाति के लोग ही थे, जैसे इंडिया के नॉर्थ, मतलब साउथ इंडिया में तमिलनाडु है जी, उसके तमिल जो पीपल हैं तमिलियन, यहाँ श्रीलंका में भी कुछ तमिल प्रजाति के लोग रहते थे, मतलब अभी भी रहते हैं इसके। जैसे ये श्रीलंका जी, श्रीलंका के इस एरिया में, नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में रहते हैं ये तमिलियन पीपल। इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड की कि हमें आज़ाद स्टेट बनाया जाए, आज़ाद स्टेट चाहते थे ये लिट्टे श्रीलंका से। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई लिट्टे नाम से, लिबरेशन टाइगर तमिल एलम, 1983 में। तो ये चाहते थे कि आज़ाद बनाया जाए। तो ये क्या है, गवर्नमेंट पे अटैक करते थे, गवर्नमेंट पे हमला करते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर पे, सरकारी दफ्तर बिल्डिंग्स में। तो इसे बहुत सारी कंट्रीज़ ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था, आतंकवादी संगठन, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने भी इसे
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था और इंडिया ने श्रीलंका का साथ दिया, श्रीलंका के साथ कोऑपरेट किया इस लिट्टे को ख़त्म करने में। तो ये लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन का अंत हो गया था जी 2009 में, 2009 में ही। तो ये सारा रीज़न है जी। और इसके दौरान जो श्रीलंका ने क्या किया, इनके ह्यूमन राइट का, मानव अधिकारों का वॉयलेशन किया, जो उल्लंघन किया इस दौरान, तो इसी की जांच करने के लिए ये रिजोल्यूशन लाया जा रहा है। लेकिन इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन आपको पता है जी अच्छे हैं दोनों कंट्रीज़ के, तो इंडिया ने इस पर वोट नहीं किया, आसानी से निकल गया, ना तो पक्ष में वोट किया ना विरोध में अगेंस्ट में वोट किया, तो निकल गया, एब्सटेन किया, वोट ही नहीं किया। तो रिजोल्यूशन 46/L1 किससे रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है कि श्रीलंका से रिलेटेड है, वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड है 46/L1, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है आपसे, तो ये याद रखना है आपको। तो इसलिए लाया जा रहा है ताकि अगर ये जब पास हो जाता है ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से, तो जो ये इसके ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट का, तो इन्हें एक तरह से इनके पास अथॉरिटी आ जाएगी, ये इनके पास कि ये एविडेंस कलेक्ट कर सकेंगे, मतलब प्रूफ, सबूत कलेक्ट करने के इन्हें एक तरह से परमिशन मिल जाएगी श्रीलंका में जाके, ये एविडेंस कलेक्ट कर सकेंगे कि ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था या नहीं हुआ था श्रीलंका में उसके दौरान, जब ये 2009 तक जब ये ऑर्गेनाइजेशन रही थी। ये क्या करता है, इट रेफर्स टू persistent lack of accountability for rights abuses committed through द ईयर बाई ऑल पार्टीज इन श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है जी, उस दौरान 2009 तक सारी पार्टीज ने जो ह्यूमन राइट का अब्यूज़ किया था, दुरुपयोग किया था, वायलेशन किया था, तो ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी को रेफर, मतलब लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि श्रीलंका ने जो वायलेशन किया था ह्यूमन राइट का श्रीलंका में, तो उसको एविडेंस कलेक्ट करने में ये सहायता करेगा अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो। मोस्ट सीरियसली इट एक्सप्रेसेस ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग्स। दूसरा क्या है कि श्रीलंका जो अभी भी क्या है, उसके जो अभी भी एबिलिटी नहीं है उसके पास कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है उसको रोक पाने में अभी वो समर्थ है, मतलब एबल है या नहीं है, ये भी जानकारी कलेक्ट करने में ये रिजोल्यूशन सहायता करेगा जी, कोऑपरेट करेगा। इसमें इंडिया के साथ साथ और भी 14 कंट्रीज थी जिन्होंने एब्सटेन किया, मतलब वोट नहीं किया। उनमें से ये कंट्री 4 हैं जी, जापान ने भी वोट नहीं किया, इंडोनेशिया ने, बहरीन और नेपाल ने भी नहीं किया, और 11 ऐसी कंट्री है जी जिन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट वोट किया, मतलब विरोध में वोट किया, जैसे चाइना जी, क्यूबा और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, वेनेजुएला, इन्होंने अगेंस्ट में वोट किया रिजोल्यूशन के, सॉरी श्रीलंका के अगेंस्ट में नहीं किया, रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में किया, मतलब श्रीलंका के पक्ष में किया। नेक्स्ट है जी अपना इसमें कि ये 8th रिजोल्यूशन है श्रीलंका के ऊपर, तब से लिट्टे जो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हुए हैं ना 2009 में, उसके बाद से 8वां रिजोल्यूशन लाया जा रहा है ये ह्यूमन राइट वायलेशन पे। इंडिया का रिकॉर्ड रहा जी हमेशा कि इंडिया और कोलंबो, दिल्ली और कोलंबो, मतलब इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो अच्छे रहे हैं, और यहाँ पे और भी जैसे जी इन्फ्लुएंस रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो इंडिया पे प्रेशर बना रहता है कि वो इसके खिलाफ क्या है, जैसे श्रीलंका में जी तमिलियन जो पीपल हैं उनका ह्यूमन वायलेशन किया था, ह्यूमन राइट का वायलेशन किया था, मानव अधिकारों का उल्लंघन, और तमिल पीपल हैं जी जो यहाँ पे तमिलनाडु में, वो ये इंडिया से बोलते हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप साथ दो कि इंडिया श्रीलंका के खिलाफ रिजोल्यूशन पास हो जाए, और जो तमिल पीपल के खिलाफ जो भी ये हुआ था ना, तमिल जो पीपल है उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ था, उन पे एविडेंस कलेक्ट कर सके ये जो काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन की काउंसिल है, ये कलेक्ट कर सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोलता है, ये तमिलियन जो पार्टी है जी यहाँ पे रीजनल पार्टी हैं, तो इंडिया पे प्रेशर बना रहता है, तो इस तरह से ना तो इसने पक्ष में वोट किया ना ही विरोध में, एब्सटेन करके रहा इंडिया। तो इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क एस्टेब्लिश हुआ जी। ये इंडो कोरियन ऐसा फर्स्ट पार्क है जो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, दिल्ली कंटोनमेंट में, मतलब दिल्ली में एक कंटोनमेंट है जी, दिल्ली कंटोनमेंट, वहाँ पे एस्टेब्लिश किया है ये पार्क। ये कैसा पार्क होगा ये देख सकते हो आप, ये है जी ये पार्क एस्टेब्लिश किया है। ये पार्क होगा जी दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन को एस्टेब्लिश करेगा। इंडिया और साउथ कोरिया की बात हो रही है, साउथ कोरिया जापान है ना, जापान के नदन साइड में है जी साउथ कोरिया। ये मोनूमेंट्स भी होंगे जी इसमें, मोनूमेंट्स जो इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशन को दिखाएंगे एज ए पार्ट ऑफ 21 कंट्रीज, जो क्या है कोरियन वार चला था 1950 से लेके 53 में, उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था जी। तो 21 और कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया था यूनाइटेड नेशन के
अंडर जब पार्टिसिपेट किया था। तो इसको क्या एग्जिबिट करेगा ये इंडिया और कोरिया का जो पार्क बनाया जा रहा है, इसमें एक पिलर और बनाया जाएगा जो रिप्रेजेंट किसको करेगा, नोबल लॉरियट है जी, उनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को नरेट करेगा। इनकी एक लाइन है, इन्होंने बोला था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1929 में कि द लैम्प ऑफ ईस्ट, कोरिया को बोला था लैम्प ऑफ ईस्ट, जो पब्लिश हुआ था कोरियन डेली न्यूज़पेपर है, कोरियन डेली नाम से, ये 1929 में पब्लिश हुआ था। डोंग ए ये लबो नाम से है जी, इसके नाम से इसमें पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, कोरियन डेली के न्यूज़पेपर में, कोरियन डेली नाम के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था 1929 में। लैम्प ऑफ ईस्ट का मतलब है कि पूर्व का प्रकाश बोला था कोरिया को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो आज के न्यूज़ में इतना ही था। अब हम क्वेश्चन करेंगे जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ए मेन ड्राइवर ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कौन कौन से ड्राइवर है जी जिनसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जी, मान लो आपको कोई डिसीज़ हो गई और इसमें आपको डिसीज़ को, बीमारी को ठीक करने के लिए कोई बैक्टीरियल डिसीज़ है जी, मान लो बैक्टीरिया से डिसीज़ हो गई आपको, जैसे वायरस से हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, फंगी से हो सकती है या पैरासाइट से हो सकती है। ऐसे आपको मान लो एक डिसीज़ हो गई जी और बैक्टीरिया से हुई है और इसके लिए आपको एंटीबायोटिक दी जा रही है। एंटीबायोटिक दवाई होती है जी, ठीक करने के लिए दी जाती हैं जो बैक्टीरियल डिसीज़ को, कोई भी बीमारी हो गई। अब एंटीबायोटिक जब आपको दी जा रही है तो वो क्या है, आपको जो डिसीज़ हुई गई है उस पर काम नहीं कर रही है। एंटीबायोटिक है तो इसी बीमारी के लिए, लेकिन आप पे काम नहीं कर रही है इस बीमारी पे अब ये। तो ये बीमारी को जो डिसीज़ है, डिसीज़ का बैक्टीरिया है जी, वो इतना पावरफुल हो गया है जो आपकी बॉडी के अंदर है, इतना शक्तिशाली हो गया है कि एंटीबायोटिक जो इसे मारने के लिए दवाई है, एक तरह से जहर मान लो, अब इतना पावरफुल हो गया है ये जहर है जो एंटीबायोटिक है, इस पर काम नहीं करता। समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं जी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकाव, ठहराव, कि जो एंटीबायोटिक दी जा रही है इनको रेजिस्टेंस करता है ये बैक्टीरिया। अब इस एंटीबायोटिक से कोई फ़र्क नहीं होने वाला, ये ठीक नहीं होने वाला, अब दूसरी कोई दवाई खोजनी पड़ेगी इसके लिए। तो अब ये बताना जी, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है किस किस से हो सकता है। मिस यूज एंड ओवर यूज एंटी माइक्रोबियल्स, अगर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का मिस यूज करें जी या ओवर यूज करें, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा दवाई खा लें, या फिर मिसयूज करें, गलत तरीके से दवाई खाएं, तो तब हो सकता है कि लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड हाइजीन फॉर एनिमल्स। अगर एनिमल्स के लिए क्या जी, क्लीन वाटर नहीं है, स्वस्थ पानी नहीं है, हाइजीनिक कंडीशन नहीं है रहने के लिए, तो हो सकता है क्या प्योर इन्फेक्शन एंड डिसीज़ प्रिवेंशन इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। मान लो जी पुअर इन्फेक्शन हो या डिसीज़ प्रिवेंशन की जो मान लो फैसिलिटी वगैरह हैं डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, वो पुअर हों हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, तो उनकी वजह से भी हो सकता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आपको बताना जी, आपके ऑप्शन है 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, सारी वजह से हो सकता है। एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होती है जी, उसका मतलब ये है, वो एक तो डॉक्टर जो बोलेगा उसकी प्रेस्क्रिप्शन, उसकी मतलब एडवाइस पे ही लेनी चाहिए हमेशा एंटीबायोटिक ड्रग, जिस पे एंटीबायोटिक ड्रग्स लिखा होता है और उस पर ना रेड रेड का निशान सा होता है जी, रेड का निशान, इसका मतलब है वो डेंजर है, डॉक्टर की सलाह से ही ली जानी चाहिए वो जो भी दवाई है एंटीबायोटिक। और वो जितनी टाइम के लिए बोली जाए, इसका टाइम पीरियड होता है जी, इसका मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कोर्स होता है, कोर्स, जैसे 3 दिन का कोर्स हुआ एंटीबायोटिक का, 4 दिन का हुआ, 5 दिन का हुआ, 1 महीने का हुआ, इसका कोर्स होता है। तो ये क्या है जी, ना तो कम उस कोर्स से, अगर 3 दिन की दवाई है 3 दिन तक ही लेनी है, भले ही आप 1 दिन में ठीक हो गए। अगर इसकी 5 दिन का पीरियड है तो 5 दिन तक ही लेनी है, भले ही आप 3 दिन में ठीक हो गए। तो इसका ना ज़्यादा भी नहीं लेनी है, अगर 5 दिन के 5 दिन तक लेनी है, 6 दिन तक 7 दिन तक नहीं लेनी है। समझ गए, तो जितना टाइम होता है एंटीबायोटिक का उतना ही लेनी है, अगर इससे ज़्यादा ओवर यूज या मिस यूज करते हैं तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब फिर ये अगर आपको बीमारी होगी तो ये एंटीबायोटिक आप पे असर नहीं करेगी, इस दवाई से आप ठीक नहीं होगे। तो ये इसका ये मतलब होता है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सर्वाइवल इंटरनेशनल समटाइम्स सीन इन न्यूज़। ये आपको बताना है किससे रिलेटेड है जी, किसके राइट का, अधिकारों का ये मतलब एडवोकेट करता है, बचाता है, उसके लिए प्रिजर्व करता है। सर्वाइवल इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बताना है किसके अधिकारों के लिए काम करता है। ट्रैफिक्ड ह्यूमन बींग्स, जो मानव होते हैं जी, उनकी खरीद परचेज, उन्हें मानव को खरीदते बेचते हैं, उनके लिए अधिकारों का ये मतलब अधिकारों का ध्यान रखता है। या फिर लेप्रोसी पेशेंट होते हैं
लेप्रोसी जो कोढ़ की बीमारी होती है, उसके जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनके अधिकारों के लिए ये बात करता है क्या? या ट्राइबल पीपल के अधिकारों की रक्षा करता है? या रिफ्यूजी? बताओ जी किससे? इसका सही आंसर है जी सी, ट्राइबल पीपल हैं जी, उनके लिए ये काम करता है। सर्वाइवल इंटरनेशनल एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल पॉलिसी की क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये बताना है आपको। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है इसके रिगार्डिंग। फर्स्ट बोल रही है फिजिकल पॉलिसी प्लेज ए की रोल इन एलिवेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जो फिजिकल पॉलिसी है जी, इसे गवर्नमेंट ऑपरेट करते हैं एक तो, और ये क्या है, जो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ये काम करता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। नेक्स्ट है जी फिजिकल पॉलिसी हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टिमुलस टू एलिवेट द सेविंग रेट। फिजिकल पॉलिसी की वजह से ही, अगर फिजिकल पॉलिसी सही है, उसकी वजह से सेविंग रेट में इंक्रीज हो सकता है क्या? सेविंग रेट का मतलब है आप बैंक में जो पैसा बचाते हो। नेक्स्ट है फिजिकल पॉलिसी एम्स टू मिनिमाइज द इम्बैलेंस इन द डिस्पर्सल ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फिजिकल पॉलिसी ये टारगेट रखता है कि जो इनकम और वेल्थ में जो इम्बैलेंस होता है जी, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस कर सकें। तो आपके करेक्ट आंसर बताना जी कौन कौन सी है, 1 2 1 3 या ऑल ऑफ द अबव या 2 2 3। इसका करेक्ट आंसर है जी सी, ऑल ऑफ द अबव 1 2 3। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेडिशन लॉ इन इंडिया। सेडिशन का मतलब है जी एक तरह से आप कह सकते हो देश विरोध करते हैं ना, देश के साथ गद्दारी, गद्दारी समझ सकते हो। सेडिशन लॉ के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है। सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच डील्स विद सेडिशन वॉज ड्राफ्टेड बाई थॉमस बैगिंगटन मैकाले। ये थॉमस मैकाले थे जी, क्या इन्होंने ये जो आईपीसी का कोड में सेक्शन 124A इन्होंने बनाया था क्या इस एडिशन का लॉ? नेक्स्ट बोल रहा है महात्मा गांधी वॉज नेवर हेल्ड अंडर द सेडिशन ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। महात्मा गांधी कभी भी इस सेडिशन लॉ के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया क्या, और उन पर कोई मुकदमा नहीं चला क्या सेडिशन लॉ के रिगार्डिंग? आपके स्टेटमेंट है जी 1 ओनली 2 ओनली, दोनों सही है दोनों गलत। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, महात्मा गांधी पे सेडिशन लॉ के से केस चला था, और बाल गंगाधर तिलक पे भी चला था जी, ये देख सकते हो आप। फर्स्ट जो ट्रायल चला था जो 1891 में चला था सेडिशन लॉ के रिगार्डिंग, किस पे? जोगिंदर चंद्र बोस पे चला था। तो ये आपको याद रखना है कि सेडिशन लॉ में सबसे पहले किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट ट्रायल चला था, मुकदमा चला था? जोगिंदर चंद्र बोस के खिलाफ चला था। इन्होंने क्या जी, एक बंगोबासी न्यूज़पेपर था, उसके न्यूज़पेपर के एडिटर थे। इन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा था, और एज ऑफ कंसेंट बिल है ना, एज ऑफ कंसेंट बिल जो 1891 में हुआ, जिसके लिए यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन भी पूछ चुका है जी, बरखाबाई के रिगार्डिंग एज ऑफ कंसेंट बिल से ही वो रिलेटेड था। तो ये बिल था जी, जो इसमें क्या है, इंक्रीज की गई थी वुमन की जो मैरिज एज है, एज ऑफ कंसेंट बिल आया था तब। तो इसके रिगार्डिंग इसको क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी जोगिंद्र चंद्र बोस जी ने, तो इनके खिलाफ मुकदमा चला था। और बाल गंगाधर तिलक पे भी चला है जी इसके खिलाफ, और महात्मा गांधी जी पीछे चला है। बाल गंगाधर तिलक पे 1897 में भी चला है, और महात्मा गांधी पे 1922 में चला है जी। तो इस पे चला है जी, ये याद रखना है आपको। इसलिए हमारा एक स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है जी, किससे रिलेटेड है ये बताना आपको, ये न्यूज़ में रहा जी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वुड रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अगर जब नेशनल इमरजेंसी लगेंगी जी, आर्टिकल 352 से लेकर 360 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। मान लो इसमें क्या है जी, नेशनल इमरजेंसी लगती है 352 के अंतर्गत। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, और इमरजेंसी के दौरान जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट है ये सस्पेंड रहेगा। ये इससे रिगार्डिंग है कि केस राइट टू फेयर ट्रायल, जो अधिकार है जी कि मुकदमे के हमारा जो ट्रायल है वो फेयर तरीके से हो, इसका अधिकार इससे रिलेटेड है क्या? राइट टू प्राइवेसी, जो हमें निजता का अधिकार मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो फंडामेंटल राइट भी हो गया है अब, तो इसके रिगार्डिंग ये केस है क्या? या फिर स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, जो आईटी एक्ट है जी उसका जो सेक्शन 66A है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया। स्ट्राइक डाउन का मतलब है जी कैंसिल करना, रिपील कर देना, हटा देना। तो इसके रिगार्डिंग ये केस है क्या? जी हाँ, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है। ये सेक्शन 66A के रिगार्डिंग केस है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत बार न्यूज़ में रहा था। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी।
अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? डी बोल रही है नन ऑफ द अबव। सी बोल रही है सेंट्रल बैंक्स इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट फ्रिक्वेंटली। सेंट्रल बैंक क्या करता है जब अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है, अपनाता है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट को बहुत जल्दी से इंक्रीज कर देता है। बी बोल रही है सेंट्रल बैंक्स एक्सपेंड मनी सप्लाई टू बूस्ट इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक इसमें क्या करता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, ताकि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था हमारी ग्रोथ करे, इंक्रीज हो, बूस्ट हो। या फिर सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है जी, सेंट्रल बैंक, वो मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा, बताइए। देखो जी बी करेक्ट आंसर है इसमें, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जी मनी सप्लाई को एक्सपेंड करने के लिए एक्सपेंड कर देता है ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। ये देखो जी अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को लूज क्रेडिट भी बोलते हैं या इजी मॉनेटरी पॉलिसी। इजी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, CRR रेपो रेट को कम कर देते हैं, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सके। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आरबीआई मेन रिस्क प्रोविजन अकाउंट्स। आरबीआई के कौन कौन से रिस्क प्रोविजन अकाउंट है जी, ऐसे अकाउंट जो मान लो कोई जोखिम आ जाए, रिस्क आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, वो अकाउंट इसलिए रखे जाते हैं, उनमें से पैसा लिया जा सकता है आरबीआई जब भी कोई इमरजेंसी आ जाए। कौन कौन से ऐसे अकाउंट है? कंटिजेंसी अकाउंट, करेंसी एंड गोल्ड रिवॉल्यूशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट रिवॉल्यूशन अकाउंट, फॉरेन सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, रुपी सिक्योरिटीज। बताओ जी कौन कौन से ऐसे इमरजेंसी अकाउंट है आरबीआई के पास? 1 2 3 1 3 4 1 2 3 4 या ऑल ऑफ द अबव? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। डी आंसर सही है जी इसका, डी ऑल ऑफ द अबव सारे अकाउंट है जी जो रिस्क प्रोविजन अकाउंट है आरबीआई के, ये बस याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे। इकोनॉमिक्स में जी मॉनेटरी बेस टर्म यूज की जाती है। मॉनेटरी बेस का क्या मतलब है ये बताना है। मॉनेटरी बेस का मतलब है क्या? टोटल करेंसी सर्कुलेटिंग इन द पब्लिक। जितनी भी करेंसी मुद्रा है जी, जैसे रुपया हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, इसका मतलब ये है क्या? या फिर करेंसी दैट इज फिजिकली हेल्ड इन द वॉल्ट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये कॉमर्शियल बैंक है, इनके पास जितनी भी जो करेंसी होती है, मुद्रा होती है, इनकी वोल्ट में मतलब तिजोरी में इनके पास होती है जी डिपॉजिट। वो क्या मॉनेटरी बेस में आता है क्या? सम टोटल ऑफ द कैपिटल ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है, जैसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई जी, उनके पास जितनी भी कैपिटल है, धन है, वो क्या मॉनेटरी बेस में आता है क्या? कॉमर्शियल बैंक्स रिजर्व हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में जो कॉमर्शियल बैंक है, जैसे एसबीआई वगैरह CRR के थ्रू पैसा रखती हैं अपना, वो क्या मॉनेटरी बेस में आता है क्या? आपके ऑप्शन है 1 2 3 1 2 4 2 3 4 या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है जी 3, इसका इनकरेक्ट है जी, क्योंकि जो फाइनेंशियल जितनी भी और कैपिटल है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैपिटल है जिसे रेगुलेट करती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये मनी सप्लाई में तो आता है, मनी सप्लाई में, लेकिन यहाँ बात हो रही है मॉनेटरी बेस की, मॉनेटरी बेस में नहीं आता। तो जहाँ जहाँ पे 3 है काट दो जी। तो 1 2 4 बी करेक्ट आंसर आ गया जी हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो जी इसमें देख सकते हो मॉनेटरी बेस का मतलब है मनी बेस, मनी भी बोलते हैं मॉनेटरी बेस को, या हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी। ये टोटल अमाउंट होता है बैंक और नोट्स एंड करेंसी, जितने भी नोट्स और कॉइन होते हैं जी, टोटल अमाउंट ऑफ बैंक जो कंट्री में होता है जी, वो होता है मॉनेटरी बेस या बेस मनी या हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी। ये मॉनेटरी बेस मनी सप्लाई नहीं है, मनी सप्लाई से कन्फर्म मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। मनी सप्लाई में वो टोटल कैपिटल आती है जी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, लेकिन मॉनेटरी बेस में नहीं आती। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेज रेपो रेट बाई 50 बेस पॉइंट। तो इसका क्या मतलब है जी? अगर 50 बेस पॉइंट का मतलब है 0.5% अगर रेपो रेट इंक्रीज कर दे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, तो इसका क्या मतलब है जी? क्या क्या संभावना हो सकती है, लाइकली टू हैपन, इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये बताना करेक्ट कौन सा है। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्रास्टिकली। जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है जी, वो बहुत तेज़ी से अचानक से इंक्रीज हो जाएगी क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री। हमारे देश में जो विदेशी निवेशक हैं जी, वो क्या कैपिटल लेके भागे भागे चले आएंगे अगर 0.5% इंक्रीज कर दी रेपो रेट। या फिर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स में इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट। या जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है जैसे एसबीआई हो गया या पीएनबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, ये अपना जो लैंडिंग रेट है जिस पे ये उधार देते हैं, उस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे क्या? आपके ऑप्शन कौन से हैं जी? आपके ऑप्शन है 1 2 1 3 2 3 और 3 ओनली। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल गलत है,
अगर मान लो 0.5% रेपो रेट इंक्रीज कर दी, क्या मतलब है कि जीडीपी ग्रोथ रेट ड्रास्टिकली अचानक से बढ़ जाएगी? बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट है जी, ऐसी तो बिल्कुल काट दिया करो देख के। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अचानक से मतलब क्यों कैपिटल ये क्यों लेके आ जाएंगे जी? कोई रिलेशन ही नहीं है रेपो रेट का और इसका, बिल्कुल गलत बात है। इंक्रीज करेंगे तो मतलब इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट का इंक्रीज होने का क्या मतलब है? लैंडिंग रेट बैंक इंक्रीज करेंगे ताकि वो भी प्रॉफिट कमा सकें। तो जब इंक्रीज होगा तो जो कैपिटल है जी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी ऑलरेडी, तो ये आने का कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड बिल्कुल सही है जी, हाँ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक लैंडिंग रेट इंक्रीज कर देते हैं जी अपना। थर्ड स्टेटमेंट सही है, डी करेक्ट आंसर है। जैसे ही मान लो रेपो रेट इंक्रीज कर दी, रेपो रेट इंक्रीज करने का मतलब है, रेपो रेट वो होती है जिससे कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से उधार लेते हैं, बोरो करते हैं सेंट्रल बैंक से। कॉमर्शियल बैंक मान लो एसबीआई या पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक है जी, वो उधार लेगा, बोरो करेगा सेंट्रल बैंक से। तो जिस रेट पे करेगा, मतलब जब उधार लेगा तो ये भी कहेगा ना मैं ब्याज दूंगा, कितना ब्याज देगा? इंटरेस्ट रेट होगी ना कुछ ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट, उसी इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रेपो रेट। समझ गए? वही रेपो रेट होता है, रेपो रेट होती है। और अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो इसे उधार लेंगे ना, महंगा पड़ेगा ना, एसबीआई को या पीएनबी लेगा, महंगा पड़ेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा इसे। और जब ये इसे ज़्यादा देना पड़ेगा, ये भी तो कहेगा भाई साहब मैं भी ज़्यादा लूँगा। फिर जब ये आके लोगों को, जो हम जैसे लोगों को ये उधार देंगे, तो ये भी तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेंगे, ये भी इंक्रीज़ कर देंगे अपना लैंडिंग रेट, जो उधार देने की जो रेट है। तो ये सारा प्रोसेस है जी। नेक्स्ट है जी, आरबीआई का रोल बताना है इकोनॉमी में किस किस के लिए है। आरबीआई लैंड्स बोरोअर्स हु कैन नॉट अवेल क्रेडिट थ्रू फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स और एसएचजी। मान लो जी कोई बैंक से, एसबीआई वगैरह से, पीएनबी से कोई लोन नहीं ले सकता, तो वो आरबीआई से क्या उधार ले सकता है वो पीपल? आरबीआई कैन हेल्प बैंक्स इन मैटर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड डिफॉल्ट्स। अगर मान लो जी बैंक कोई दिवालिया हो जाए तो आरबीआई उसकी हेल्प करता है क्या, सहायता करता है क्या, अगर मान लो उसे कोई परेशानी आ जाए? आपको बताना है जी फर्स्ट करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं या दोनों गलत हैं? देखो जी फर्स्ट बिल्कुल गलत है, डायरेक्टली कोई भी पर्सन जाके आरबीआई से उधार नहीं ले सकता, ये बैंक को ही देता है जी। लेकिन दूसरा करेक्ट है जी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लेक्चर भी इसी के साथ समाप्त हो जाता है।